नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने पिछले वीडियो में उच्चतम न्यायालय के बारे में बात की थी तथा उस टॉपिक को कंप्लीट किया था और उसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जाना था। अब हम उच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और इसे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में इसका गठन किया गया था। उसके बाद 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अब हम उच्च न्यायालय के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हमारे संविधान में वर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका विवरण दिया गया है अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 215 के तहत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी अभिलेखीय न्यायालय माना गया है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। यानी अगर पूछ ले कि गठन किस में किया गया है तो अनुच्छेद 216 में, और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वो होगा अनुच्छेद 214 में। अब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के सबटाइटल 1 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। और इनकी जो संरचना होती है, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, जो वह उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से पहले विचार विमर्श करेगा, फिर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन करते हैं, ये हमने पढ़ा था अभी। ऐसे समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करेगा जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। अर्थात उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति है, वो सभी परामर्श करेंगे ऐसे राज्यों के राज्यपालों से जहां तक उस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। अब हम न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के सबटाइटल 2 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, इसके अलावा कम से कम एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो यह न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं जो कि अनुच्छेद 217 के सबटाइटल 2 के अनुसार है। अब हम न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 219 के तहत अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, जैसा कि सभी को पता है कि अनुसूची 3 में सभी की शपथ के बारे में उपबंध बताया गया है, तो अनुच्छेद 219 के तहत अनुसूची 3 में दिए गए शपथ प्रारूप के अनुसार राज्यपाल शपथ दिलाता है। ध्यान रहे, जब कोई उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों के लिए है, तो फिर गुवाहाटी जो असम का राज्यपाल है ना, वही शपथ दिलाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों पर प्रतिबंध के बारे में। अनुच्छेद 220 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। हमने पिछले वीडियोज़ में भी ये बात की थी कि अगर कोई न्यायाधीश अगर कार्य करता है उच्च न्यायालय में तो वह उससे ऊपर वाले उच्च न्यायालय में जरूर कार्य कर सकता है, लेकिन नीचे वालों में कार्य नहीं करेगा। तो यह न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाया जाता है अनुच्छेद 220 के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी, अन्य परिलब्धियां दी जाती है। यानी वेतन भत्ते जो भी हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, वो संविधान के अनुच्छेद
221 में आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, परंतु ध्यान रहे इन्हें पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पेंशन तो कोई भी उच्च न्यायालय है जिसका मुख्य न्यायाधीश है वह अभी राजस्थान में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश में हो जाएगा, 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, तो फिर पेंशन की गारंटी सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से संचित निधि से रहती है, ना कि राज्य की संचित निधि से। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में। अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफर करना हो तो आर्टिकल 222 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद CJI ऑफ इंडिया से परामर्श लेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर होगा। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 223 के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अर्थात किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देता है कि आपको ये कार्य आपको संभालना, आप कार्यवाहक न्यायाधीश हो। अनुच्छेद 224 के तहत अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 224 के तहत। किसी भी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि है या कोई बकाया कार्य है तो ये राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि भाई कार्य निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश नियुक्त करता है, तो ऐसा अपर या कार्यकारी न्यायाधीश कहलाता है। ध्यान रहे ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया कि अधिकतम कितने वर्ष तक की अवधि के लिए अपर या कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, तो 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम। अब हम बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के सबटाइटल 1 के तहत उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इन न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यायाधीशों को हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनके पद से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने के लिए अनुच्छेद 124 के सबटाइटल 4 में बताई गई है। यानी सारे रूल्स वही रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के हैं। यथा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको पद से हटा सकते हैं। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अब हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय को कौन से क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्रदान की गई है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, अतः मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को भी हमें पता है कि आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद भी सीधे उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। ये इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्राधिकार के बारे में, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं जिनमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले आते हैं। अब उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 एग्जाम में पूछा भी गया है कि उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मामलों में अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है वो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब हम देखते हैं रिट जारी करने की शक्ति। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में।
अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अब कुछ मामलों में अंतरण की जो शक्ति होती है उसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की भांति कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट मंगाता है ना, वैसे हाई कोर्ट भी अपने पास कुछ मामलों को मंगा सकता है। इसे ही अंतरण की शक्ति कहते हैं। अब हम जान लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में। भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। अतः वह संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अर्थात उच्चतम न्यायालय को तो ये अधिकार है ही है न्यायिक पुनरावलोकन का, उसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भी है। वह भी कोई भी असंवैधानिक कानून बनता है तो उसको संविधान के अनुसार अघोषित कर सकता है। अनुच्छेद 230 के अनुसार किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है। अर्थात कोई भी हाई कोर्ट है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो उसका क्षेत्राधिकार बढ़ाना है या कम करना है तो इसका राइट सिर्फ संसद के पास होता है। तो आज हमने उच्च न्यायालय से संबंधित तथ्यों को जाना और उनके बारे में चर्चा की। आपको यह टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दें। अब हम अगला वीडियो इसके ऊपर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों और गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेके आएंगे। तो अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने अपने राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।